हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बिलिक। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल की सीरीज़ हमारी चल रही थी, तो लेखपाल की सीरीज़ की ही स्टार्ट करते हुए कंटिन्यू करते हुए आज हमारी जो होगी वो सेकेंड क्लास होने वाली है। तो सेकेंड क्लास का मतलब ये है कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास आपको दे दी है। तो फर्स्ट क्लास जो हमारी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पज़ ये था कि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या पाई जाती है। ठीक है, और वही चैप्टर्स वही आपको सिलेबस में ज़्यादा सबसे पहले वही कंप्लीट करना चाहिए। इसीलिए मैंने पहली वीडियो आपके लिए दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जा करके प्लीज़ जल्दी से जाके उसको देख लीजिएगा। इसके बाद ये कंटेंट के बेसिस से देखा जाए तो ये हमारी कंटेंट के बेसिस से आज ये सेकंड क्लास होने वाली है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लेखपाल पद का परिचय। देखिए, पहले तो बात ये है कि राजस्व लेखपाल का जो आपकी वैकेंसी आई है, तो राजस्व क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, नीचे तक इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। इसके पहले ये वीडियो मेरे लाने का पर्पज़ ये है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि लेखपाल का एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं उसकी कहाँ तक क्या कैसे डिग्निटी है, मतलब किस तरीके से वो फैला हुआ है, कैसे उसकी अवधारणा सामने आई है। ठीक है, इसके सबसे पहले क्या पहले पद यही था, लेखपाल ही इसका नाम था या कुछ और नाम था? ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आपको इस वीडियो में आंसर मिलने वाले हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट हमारे चैनल की ये वीडियो की मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेखपाल के पद का आज हम लोग परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, होता क्या है, ये होता है ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का प्रशासनिक पद। इसका प्रशासनिक पद का मतलब क्या होता है? प्रशासनिक पद का ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई किसान है, ठीक है, कोई किसान है जिसको बहुत प्रॉब्लम है कि अपने खेतों से उसके जो भूमि रख रखाव है, उसका जो अभिलेख है वो उसको मिल नहीं रहा है, उसको अपने खेत है उसको बांटना है, ठीक है, अपने संतानों में बांटना है। तो उसको जा करके अपने अभिलेखों को चेक करवाना है कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे इसमें ये चेंजमेंट कराना है। ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं लैंड से रिलेटेड। ठीक है, तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए वो सबसे पहले उसका जो वो होगा कि वो अपने अधिकारी के पास जाएगा। तो ऐसा यही पद होता है जो उसकी समस्या का समाधान कर पाएगा। ठीक है, तो वो प्रशासनिक पद होता है और हमने आपको पहले बताया कि ये प्रथम प्रशासनिक अधिकारी होता है किसानों के लिए। ठीक है, ये आप एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि गांव में तो प्रधान भी होते हैं, बट प्रधान जो होता है वो संवैधानिक पद होता है। ठीक है, मतलब उसका संविधान में जिक्र है, इसका कहीं संविधान में जिक्र नहीं है। इसके लिए एक मतलब आपके लिए क्या, जैसे आपने लेखपाल का जो पद भरा हुआ है उसके लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, वो वैकेंसी किसने निकाली है? वो राज्य सरकार के थ्रू निकाली जाती है। राज्य सरकार क्या करती है, जो जिला अधिकारी होते हैं, जिला कलेक्टर जिसको बोला जाता है, जिला कलेक्टर और जिला अधिकारी दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं। हाँ, इनका मतलब अलग अलग है। जब आप जिला अधिकारी उसको तब कहेंगे जब वो प्रशासनिक पद पे रहेगा। मतलब प्रशासनिक पद का मतलब ये हो गया कि जब वो प्रशासन संभालेगा, चीज़ें देखेगा किस तरीके से जिला में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जब उसको जिला कलेक्टर तब कहा जाता है जब वो राजस्व को कलेक्ट करता है। ठीक है, राजस्व कलेक्ट करने का मतलब ये है वो खुद जाके नहीं कलेक्ट करता है, वो इन्हीं सबसे, जैसे लेखपाल हो गए, उनके जो ऊपर अधिकारी छोटे मोटे तहसीलदार हो गए, इन्हीं लोगों को अपना ब्यौरा पकड़ा देता है कि आप यहाँ जाइए और यहाँ से जो भी राजस्व आपको मिले वो आप यहाँ से लेकर कलेक्ट करके आइए। और जो वो कलेक्ट करता है तभी उसको कहा जाता है कलेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो आप यहाँ से समझ लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में इसको क्या कहा जाता है? सरकार का प्रशासनिक पद कहा जाता है और किसानों का सबसे पहला प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, वो प्रधान के पास कोई भी गांव का खेतों का ब्यौरा नहीं होता है। खेतों का ब्यौरा सिर्फ और सिर्फ लेखपाल ही देखता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें होती हैं समझ लीजिए। देखिए, उल्लेख आपसे पूछा जाएगा कि इसका उल्लेख किस धारा में है, कहाँ इसका जिक्र ऐसा है जहाँ इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए आपको ध्यान लगा के इसको देख लीजिएगा। ये है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की 1901। ठीक है, क्या है? 1901 है, उसकी धारा 23 में इसका जिक्र है। कहाँ पर है? ध्यान से पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 जो है, आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम है वो कौन से सन में दिया गया था। ठीक है, कौन से इसके क्या सन है? तो उसका है 1901। और इसके बाद किस धारा में है? तो वो
वो धारा है आपकी 23। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार का मतलब हो गया कि योगी, जैसे कोई भी चीफ मिनिस्टर इस समय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उन्होंने इसका सरकार का नियुक्ति नहीं की होगी, इन्होंने करवाई होगी। ये किसके थ्रू ये पद का जो नियुक्ति होती है वो किसके थ्रू करवाते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसकी नियुक्ति करवाते हैं ये, ठीक है। एक होता है एसडीएम, ठीक है, उसी के तहत कराते हैं। मतलब इन्होंने वैकेंसी निकाल दी, वैकेंसी निकालने के बाद आपका एग्जाम होगा, इसके बाद जो आपके नियुक्ति स्टार्ट होगी, किस तरीके से क्या इलेक्ट किए जाते हैं उस तरीके, तो कौन कराता है आपका, ये कराता है। इसका अगर मैं नाम लिखूं तो ये होता है परगना, ये होता है परगना अधिकारी, ठीक है, परगना अधिकारी। वहाँ की जो परगना होगी उसके एक अधिकारी नियुक्त कर लिए जाते हैं, उसी को बोल दिया जाता है एसडीएम, ठीक है। एसडीएम का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसको बोलते हैं सब, ठीक है, क्या बोलेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट। ओके, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन किसके थ्रू ये करवाती है राज्य सरकार, तो ये होते हैं परगना अधिकारी, या फिर कह सकते हैं सहायक उप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, उप सहायक मजिस्ट्रेट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है कि इसको, इसके कार्यों का, जो आप जैसे मान लीजिए आप जब लेखपाल बन जाएंगे तो आपके कार्यों का विवरण कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। कहाँ मिलेगा, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखपाल के कार्यों का विवरण कहाँ पे आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। क्लियर हो गई बात। चलिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफर होगा वो कौन, इसके जैसे मान लीजिए एक लेखपाल है, उसके अंतर्गत 3-4 क्या आते हैं, क्षेत्र आते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत जितने भी खेत हैं, जितने भी किसान काम करते हैं, उन सभी का ब्यौरा होगा, उनके खेतों में कौन कौन कितने लोग हैं, सभी चीज़ों को उनके पास रिकॉर्ड होगा। तो वो कितने क्षेत्र, जिस 3-4 हो सकते हैं, अब वहाँ से हटाकर उनको ट्रांसफर दूसरी जगह करना होगा, तो वो कौन कर पाएगा, वो कर पाएगा यही परगना अधिकारी, जो अभी मैंने आपको बताया था, वो यही कर पाएंगे, परगना अधिकारी कह सकते हैं, या फिर उप सहायक कलेक्टर, ठीक है, मजिस्ट्रेट। तो इसको हम लोग अभी मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं एसडीएम, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो लेखपाल सेवा नियमावली है वो कब आपके सामने आई थी, मतलब इसके लिए सेवा की कौन कौन सी चीज़ें इनको और भी ऐड किया गया कि आपको ये भी चीज़ करनी है, वो कब आया था, ये आया था 2006 में। कब आया था, 2006 में आया था। इस चीज़ को जितना भी मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो लेखपाल है किस तरीके से, कैसे इसकी नियुक्ति हुई है, कैसे ये कार्य करते हैं, कहाँ पर इनके कार्यों का विवरण दिया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जब मान लीजिए कोई खेत का निरीक्षण करने आते हैं लेखपाल, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी किसान ने इनको बुलाया कि आप जाके चल के हमारा खेत देख लीजिए कि यहाँ पे कैसे इसको बंटवारा किसका किया जाए, कि 3-4 फैले हुए खेत हैं, तो इनको एक साथ कैसे किया जाए। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर 3-4 मान लीजिए, मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि किसी किसान का खेत है, एक जैसे ए है, ठीक है, यहाँ पे कोई खेत फैला हुआ है, बी है, इसके बाद यहाँ पे कोई खेत है, सी है, और एक किसान है, मान लीजिए मैंने कोई नाम लिख दिया जिससे नाम नहीं है, ठीक है, उसका कोई ए है, एक किसान है, उसके खेत हैं, कितने खेत हैं, 1 2 3। वो ये चाहता है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे अपने बीजों को कैसे ये बोए, ठीक है, कैसे इसको कटाई करे, कैसे सिंचाई करे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये जो है थोड़ा दूर दूर हैं, ठीक है, उनकी दूरी कुछ ज़्यादा ही है, एक मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पे इस तरीके से इनके खेत फैले हुए हैं। तो उन्होंने किसान को बुलाया कि आप मेरे खेतों को ज़रा देख लीजिए, इसके बाद इनको क्या कर दीजिए, आप एक जगह अगर हमारे खेत हो जाएँ तो हमको बहुत सहूलियत हो जाएगी। उन्होंने ये बात बोली है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो खेत इनके हैं, इनको अगर एक साथ कर दिया जाए तो उस करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। मैं एक आपको हिंट दे रही हूँ कि ये जो खेत फैले हुए होते हैं इनको बोला जाता है चक। क्या बोला जाता है,
चक बोला जाता है। ठीक है, अब आप मेरा क्वेश्चन बस इतना है कि इन फैले हुए चकों को एक जगह एकत्रित करने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है और इस प्रक्रिया को कहा क्या जाता है। ठीक है, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए, फिर मैंने आपको बता रही थी मैं कि जो इनके खेत का निरीक्षण है उसको कहा क्या जाता है। ठीक है, जैसे ये नहीं कहा जाएगा कि लेखपाल हैं वो खेत का निरीक्षण करने आए हैं, उसके लिए बाकायदा एक वर्ड होता है, वो वर्ड होता है पड़ताल। ठीक है, जैसे जांच पड़ताल होती है ना, तो यहाँ पे इसको निरीक्षण को कहा जाता है, खेत के निरीक्षण को कहा जाएगा पड़ताल। आपको ये शब्दावली इसलिए बताई जा रही है ताकि अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए आपको पहले एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन अच्छा ज़रूरी होता है ना कि इंट्रोडक्शन मिल जाए कैसे क्या चीज़ें हैं। इसके बाद आगे के जो चैप्टर होंगे, जो आगे के सिलेबस होगा, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। इस पद का इतिहास है। इतिहास मतलब कहने का ये है कि इस पद की शुरुआत किसने की, कहाँ से इसको ये मन में आया कि इसकी भी इस पद का भी सृजन जरूरी है। ठीक है, रिकॉर्ड यहाँ पे जो जितना रेवेन्यू है वो कैसे कलेक्ट किया जाए, ये सब की जहाँ पे अवधारणा कहाँ से निकल के आई है, हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये कोई एडवांस पद नहीं है कि बहुत अभी नया नया पद है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पुराना पद है। अब ये कैसे है इसको जरा देख लीजिए। हमने इससे पहले लिखा हुआ है पटवारी जो प्रणाली है उसका जो प्रारंभ किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। अब इसको थोड़ा समझिए कि प्रणाली पटवारी, अब यहाँ पे लेखपाल अभी था, अभी यहाँ पे पटवारी आ गया है। जो जी हाँ, पहले इसका नाम लेखपाल नहीं था, इसका नाम यहाँ पे पटवारी था। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको ऐसा नहीं था कि लेखपाल शुरुआत से ही कहा जाने लगा था, इसका नाम पहले पटवारी रखा गया था। लेकिन इसकी प्रणाली, ठीक है, पद की शुरुआत नहीं की गई, ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए मैं आपको शब्दों में बहुत ज़्यादा हेरफेर देखने को मिलती है क्वेश्चन में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो पटवारी प्रणाली है उसका प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था, पद का सृजन नहीं किया था। मैं बार बार इस चीज़ को बता रही हूँ। आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जो शेरशाह सूरी थे, कहा जाता है कि इनका जो गांव से रिलेटेड ग्रामीण क्षेत्र का जो राज करने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था, और यही अलग तरीके की वजह से ये फेमस भी हैं। और इसके बाद जो अकबर आए थे, इन्होंने इन्हीं का ही देख रेख में जैसे इन्हीं से कुछ चीज़ें सीखी थी किस तरीके से ग्रामीण व्यवस्था चलानी चाहिए, अकबर ने इन्हीं से ये सीखा था। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब ये आए, ठीक है, आपको ये बात पता ही होगी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि जब वो थे हुमायूं से इनकी लड़ाई हुई थी, हुमायूं का जब मृत्यु हो गई थी, इसके बाद ये मतलब हुमायूं भाग गए थे, तो इसके बाद ये शासन करने आए थे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने एक विभाग बनाया था, उस विभाग का नाम है दीवाने वजारत। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे करके, दीवाने, ठीक है, दीवान ए वजारत, ऐसे भी करके आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, दीवानी वजारत जो था वो एक ऐसा विभाग था, इन्होंने ये बना रखा था, और उन्होंने ये बात बोली कि जो ये विभाग है वो काम करेगा, जितने भी हमारे राज्य में जितने रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो यही विभाग करेगा। इन्होंने कह तो दिया, चलो ठीक है। जब ये विभाग में जितने मंत्री थे, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम रेवेन्यू तो कलेक्ट कर लेंगे, बट जाकर के हम किसानों से कहेंगे क्या कि हमको इतना रेवेन्यू दे दीजिए। उन्होंने तो कहेंगे कि जैसे लूटने आए हैं, ये तो राजा का काम थोड़ी ना है कि पहले से बताना चाहिए ना कि आपके कितना टैक्स आपको पे करना है। जैसे अभी है तो हम लोगों को पता है ना कि हम लोगों को कितना कितना टैक्स किस चीज़ में मिलता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमने मान लीजिए 1 लाख किसी की इनकम है तो उसने तुरंत बोले कि 30% आप मुझे दे दीजिए, किसी का 5 लाख है तो उसको बोल दीजिए कि आप मुझे 40% दीजिए। ऐसा तो नहीं होता ना, पहले से एक बताया गया है। आपको एक बता दें कि 1 लाख से 5 लाख के इनकम के बीच में कितना परसेंट लगेगा, 5 लाख से 20 लाख के बीच में कितना लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी था कि राजा को बताना पड़ता था कि किस जैसे किसान के पास कितने खेत हैं और उसके एवज में कितना उसको रेवेन्यू देना पड़ेगा, ये बात होनी चाहिए थी। तो जो दीवानी वजारत थी उसने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अब हम कैसे जाएं वहाँ पे। तो इन्होंने एक आदमी भेजा, अहमद खां को भेजा, कहा आपसे कि आप जाइए और गांव में जितने भी खेत हैं, ठीक है, वहाँ पे उसकी नपाई कराइए। ठीक है, नपाई कराइए, जब इसको नाप मिल जाएगी तब हमें पता लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा टोटल राज्यों में कितने खेत हैं और उन खेतों में किस तरीके से उपज होती है, और उपज के लिए ही, उपज के बराबर ही हम इस तरीके से रेवेन्यू लगाएंगे ताकि किसानों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और हमें हमारा रेवेन्यू मिल भी जाए। ठीक है, तो अहमद खां जब गए तो उन्होंने, भाई अब जो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते तो वो कैसे नपाई करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, जितने गाँव में पढ़े लिखे लोग थे
ठीक है। अब पढ़े लिखे लोग कौन हुआ करते थे गांव में? जो ब्राह्मण हुआ करते थे वही पढ़े लिखे हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों से कहा कि आप अपने खेतों की एक नाप ले लीजिए और नाप लेके हमें दीजिए। तो जो नाप हुआ करती थी, ये ध्यान रखिएगा कि उस समय पे जो नाप हुआ करती थी वो एक यंत्र था, उस यंत्र का नाम है जरीब। क्या नाम है? जरीब। ये ध्यान रखिएगा। अभी जरीब के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगे, इससे भी क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जरीब कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से किसकी इतनी लेंथ होती है। ठीक है। तो उस समय पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जरीब की अवधारणा कहाँ से आई है। तो जरीब की अवधारणा शेरशाह सूरी के ही टाइम पर थी। ओके। और किसने इसकी अवधारणा सामने लाई है? वो है दीवाने वजारत। तो जरीब से इसकी जब नपाई हुई, तो नपाई होने के बाद अहमद खान ने क्या किया, सारे लैंड के नापों को कलेक्ट किया, भूमि के। इसके बाद सबको जा करके दीवाने वजारत को पकड़ा दिया कि लीजिए इतने इतने खेत हैं, इसके बाद आप इसकी ले लीजिए कि हाँ अब आप यहाँ पे रेवेन्यू बता दीजिए कि कितना इनको देना है। ठीक है। ऐसे से चलता चला गया। तो अब यहाँ पे बात यह आई कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पटवारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। दीवाने वजारत किसकी थी? शेरशाह सूरी की थी। क्या थी? रेवेन्यू कलेक्शन का काम करती थी। और जरीब की शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने। इतनी मैंने जो आपको कहानी सुनाई है उसमें से इतने पॉइंट ही आपके काम के हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद यहाँ पे जरीब तो आ गया। जब यहाँ पे शेरशाह सूरी के बाद अकबर शासन करने आते हैं तो अकबर ने इन्हीं की देखा देखी जैसा शेरशाह सूरी ने काम किया था, क्योंकि इनसे जनता खुश थी। ठीक है। तो अकबर भी एक अच्छे शासक की तरह जाने जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम भी इसी तरीके का काम करेंगे, और जो कि इन्होंने जरीब का यूज़ किया है तो जरीब से ये क्या करते थे, नपवाते थे। नपाई करने के बाद रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। बट इन्होंने एक काम अच्छा किया था, वो ये था कि इन्होंने एक भू अभिलेख मंत्री ही बना दिया था, जो यही काम करेगा कि जो जितने भी भू हैं, मतलब जितनी भी लैंड है, उनका आप रिकॉर्ड खुद कीजिए। मैंने अभी आपको अहमद खां का नाम बताया था। तो अहमद खां उस समय पर मंत्री नहीं बनाए गए थे। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए कि भू अभिलेख मंत्री कौन नियुक्त किया गया था, तो वो थे टोडरमल। ठीक है। टोडरमल कौन हुआ करते थे? ये अकबर के ही शासनकाल के ही मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, उस समय पे कौन शासन करता था? अकबर शासन क्या करते थे। तो इन्होंने जब भू अभिलेख मंत्री इनको बनाया गया तो इनको ये लगा इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इनकी जो सोच समझने की वो थी, शक्ति थी, वो बहुत ज़्यादा थी कि किस तरीके से हमें गाँव के जो किसान हैं उनको खुश करना है। ठीक है। अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं लाते थे, बीजों का बहुत ज़्यादा बताया करते थे कि आप ये यूज़ करिए, ये यूज़ कीजिए। तो काफ़ी खुश हुआ करते थे सब लोग इनसे। तो इन्होंने क्या किया, जब इनका काम आगे बढ़ा तो इन्होंने ही पटवारी पद का सृजन किया था। अब ये नहीं है कि टोडरमल ने किया था, ये अकबर ने ही करवाया था। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो पटवारी प्रणाली है वो किसने प्रारंभ की थी, तो वो की थी शेरशाह सूरी ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि पटवारी पद का सृजन किसने किया था, तो वो किया था अकबर ने। क्लियर हो गई बात? पटवारी बोल रही हूँ, लेखपाल नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद अब बात आती है कि 1918 में, हाँ, इसके बाद जब अकबर हो गए, इसके बाद जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ, तो अंग्रेजों ने, आपको पता ही है कि 200 वर्षों से ज़्यादा हमारे यहाँ पे उन्होंने शासन किया है। तो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने बस इस प्रणाली को, इसको आगे बढ़ाया है। उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन किए होंगे, ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए, और इन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 1918 का टाइम आता है, तो 1918 के टाइम पर, ठीक है, 1918 के टाइम पे इन्होंने जितने भी, क्योंकि इनको क्या लगता था, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेजों को लगता क्या था कि हमें यहाँ से भारत से अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक सभी गांव में, एक दो गांव जैसे जो राजा हुआ करते थे, अब वो राजा थे, उनको वो लगता था कि हमारी प्रजा है, बट अंग्रेजों को थोड़ी ना लगता था कि हमारी प्रजा है। उनको तो लगता था कि हम यहाँ पे सिर्फ क्या करने आए हैं, सिर्फ लूटने आए हैं और लूट करके हमको चले जाना है, ये हमारा कोई देश थोड़ी ना है। लेकिन राजा तो ऐसा नहीं सोचता था, राजा को तो लगता था ये हमारा देश ही है, यहाँ के लोग, हमारी प्रजा हमारी ही है। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी गाँव थे वहाँ पे एक प्रशासनिक पद की नियुक्ति कर दी। मतलब यहाँ पे इसका लेखा जोखा रखने लगे कि उसको एक, यहाँ पे कह सकते हैं, इनकम भी प्रदान करने लगी कि हाँ, जो भी यहाँ पे नियुक्ति होगी, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे जो भी लैंड के रिकॉर्ड दिए जाएंगे, उसको एक प्रशासनिक पद में तब्दील कर दिया।
पद का सृजन तो किसने किया था? अकबर ने किया था, बट इसको प्रशासनिक पद का मतलब प्रशासनिक पद किसने बनाया था और कब बनाया था? 1918 में बनाया है। और किसके? तो ध्यान रखिएगा 1918 में बनाया गया है। तो 1918 में उस समय पे अंग्रेज शासन किया करते थे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको पटवारी पद से लेखपाल पद का। अब यहाँ पे बात आती है कि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आपकी जो वैकेंसी आई है वो पटवारी की नहीं आई है, लेखपाल की आई है। लेकिन है क्या चीज़? बात तो वही हुई ना कि जो पटवारी पद है उसको कब चेंज किया गया? लेखपाल पद में चेंज किया गया। वो किया गया था चौधरी चरण सिंह के द्वारा। कौन थे चौधरी चरण सिंह? चौधरी चरण सिंह जो हैं वो भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और यूपी के भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें, कोई आम लोग नहीं है ये। चौधरी चरण सिंह क्या है? ये भारत के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। कौन से नंबर के? 6वें नंबर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6th प्राइम मिनिस्टर थे ये। ठीक है, 6th प्राइम मिनिस्टर थे और यूपी के चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पटवारी पद से इसका नाम हटा करके लेखपाल पद में इसका सृजन कर दिया था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम कब चेंज किया गया और किसके द्वारा किया गया था? तो किसने किया था? चौधरी चरण सिंह के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया था। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से लेखपाल के जो पद हैं, ठीक है, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, इनके कार्यों का विवरण कहाँ पे है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, किस तरीके से ये पद आपका काम करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि इनके जो द्वारा तैयार किए गए कागजात होते हैं, ठीक है, किस तरीके से जो किसान हैं उनके खेत किस तरीके से बांटे जाते हैं, इनका क्या नाम होता है, पारिवारिक क्या नाम होता है, जैसे परिवार के लोग हैं उनका अलग से जो ब्यौरा होता है उसको क्या कहा जाता है, संपूर्ण गांव के ब्यौरा को क्या कहा जाता है, सबके अलग अलग कागजात के नेम होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो लेखपाल की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें मैं आपको यही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो की आप मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।